Ebright's project was to see whether insect birds would eat monarchs. अब इब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था जो इसे इस बार 9th क्लास में लेकर जाना था? उसे क्या करना था कि वो उसे चेक करना था कि वो जो बर्ड्स है वो मोनार्च को खाती है या नहीं है. He found that a starling would not eat ordinary bird food. उसने क्या देखा? स्टार्लिंग ये क्या होती है? मैना होती है जो, वो एक साधारण पक्षियों वाला खाना नहीं खाती. It would eat all the monarchs it could get. और ये क्या खाएगी? वो सिर्फ मोनार्च को खाती है, जितने भी उसे मिलते हैं उन सारियों को. Ebright later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarchs. और बाद में इब्राइट ने क्या कहा कि जो बाद की रिसर्च थी ना दूसरे लोगों की, उसने भी क्या दिखाया कि वाइसराय हैं वो मोनार्च की कॉपी करती हैं. तो इसने इब्राइट ने बताया है कि बाद में बाद की रिसर्च जो दूसरे लोगों ने की है उनसे भी यही प्रूव हुआ है कि वाइसराय मोनार्च को कॉपी करती हैं. This project was placed first in Zoology Division and third overall in the County Science Fair. अब 9th क्लास में जब ये इस प्रोजेक्ट को लेकर गए तो जो साइंस में भी अलग अलग डिवीजन होती है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में भी अलग अलग होती है, जूलॉजी है, तो वहाँ जूलॉजी सेक्शन में इनको ये प्रोजेक्ट को 3rd प्लेस पर रखा गया. फर्स्ट वहाँ फर्स्ट प्लेस मिला है इनको, और ओवरऑल सारी डिविजन्स को मिलाकर वहाँ इनको 3rd प्राइज मिला है. तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था कि जूलॉजी में फर्स्ट और ओवरऑल साइंस काउंटी साइंस फेयर में इनको 3rd पोजीशन मिली. वो कौन सा था? ये प्रूव करना दैट वाइसराय कॉपी मोनार्च. तो यहाँ पर आपको देखो ये पिक भी दिखाई गई है नीचे से, ये मोनार्च और ये बटरफ्लाईज कैसे अलग दिखती हैं थोड़ा सा, और बिहेव भी ये इनके जैसे ही करने लग गई थी. ये 9th क्लास का प्रोजेक्ट था ये इसका. 8th में वो सिर्फ जीत कर आए थे, उनको प्लेस नहीं मिला था, कौन सी पोजीशन नहीं मिली थी. इस बार इनको पोजीशन मिली है. सो नेक्स्ट वन, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, सेकेंड ईयर मतलब 10th क्लास, हाई स्कूल 9th 10th क्लास, रिचर्ड इब्राइट began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब 10th क्लास में क्या रिसर्च करने लग गए? एक ऐसी डिस्कवरी जो एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ इनको ले गई. हार्मोन होते हैं ना जो बॉडी में. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स. और इनडायरेक्टली मतलब अनजाने में यही इनकी डिस्कवरी इन्हें किस थ्योरी की तरफ ले गई? लाइफ ऑफ सेल्स. जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सेल की लाइफ की तरफ, की कोशिकाओं का जीवन कैसा होता है जो बॉडी में सेल्स होती हैं. The question he tried to answer was simple. उनके माइंड में क्या क्वेश्चन था? What is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? अब जो ये monarch pupa है उनकी बॉडी पर 12 छोटे छोटे गोल्ड सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं. जो यहाँ पीछे हमने देखा था, जो ये मोनार्च है इसकी बॉडी पर ये 12 इस तरह के 12 धब्बे, ये 12 चमकदार ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, इनका क्या काम है? क्या ये सिर्फ बटरफ्लाईज को सुंदर दिखाने के लिए है या कोई और भी काम है? बटरफ्लाईज तो सुंदर दिखते हैं ना क्योंकि डिफरेंट कलर्स की होती है. तो जो ये गोल्डन कलर के यहाँ स्पोर्ट्स थे, इनका क्या काम है? एवरीवन अज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. ऑर्नामेंटल क्या होते हैं? ऑर्नामेंट मीन्स गहना, ऑर्नामेंटल सिर्फ सजावट के लिए. क्या इसको सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए थे ये? इब्राइट सेड, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट. अब इब्राइट ने क्या कहा कि डॉक्टर अर्कहार्ट इस बात को मान नहीं रहे थे कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होंगे, सुंदर बटरफ्लाई को दिखाने के लिए. टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट. ये था ना ये अननोन इंसेक्ट हार्मोन, वो यहाँ आंसर ढूंढने के लिए इब्राइट ने और कुछ दूसरे जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस बनानी थी पहले उनको जो ये दिखा सके कि जो स्पोर्ट्स है ना, वो 12 टाइनी गोल्डन स्पोर्ट्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. मतलब वो जो हार्मोन्स थे वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे? उन 12 टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स, वो जो ऐसे गोल्ड स्पोर्ट्स थे इनके ऊपर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. उन हार्मोन्स को फीड करके, इन हार्मोन्स को खाकर जो बटरफ्लाई है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचती है, उनका पूरा डेवलपमेंट होता है. तो बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए ये जो हार्मोन था ये उनका खाना था. ये तो बहुत ही जरूरी था. ये कहाँ प्रोड्यूस होता है?
इन 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स के ऊपर। तो पहले उनको ये डिवाइस बनानी थी। This project won Ebright first place in the county science fair and entry into international science and engineering fair. तो वहाँ ये जो प्रोजेक्ट वो 10th क्लास में लेकर गए, तो इब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला है। जियोलॉजी सेक्शन में तो फर्स्ट प्लेस मिलना ही था, ओवरऑल में भी उनको फर्स्ट प्लेस मिला है। अब यहाँ काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज लेने के बाद उनको एंट्री कहाँ मिल गई? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इनको एंट्री मिल गई है। मतलब अब हर देश के बच्चे जहाँ अपने एक्सपेरिमेंट को शो करते हैं वहाँ उनको एंट्री मिल गई है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था कि इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको एंट्री मिली। तो वो कौन सा था? ये गोल्डन स्पॉट्स का दिखाने का कि इनके ऊपर हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उस हार्मोन को खाकर बटरफ्लाइज की फुल डेवलपमेंट होती है। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और इसी प्रोजेक्ट को वो वहाँ इंटरनेशनल साइंस फेयर में लेकर गए और उन्हें जूलॉजी में थर्ड प्लेस मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कुछ जीता है तो विनर्स के लिए वहाँ पर चांस दिया गया था कि वो कहाँ? आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यहाँ की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। एंटोमो क्या होता है? इंसेक्ट्स पर रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए जो लेबोरेटरी थी वहाँ काम करने के लिए 1 साल में गर्मियों में वहाँ काम करने का चांस इनको मिला, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल साइंस फेयर में जीते हैं ना, वो थर्ड प्लेस मिला है जूलॉजी में। तो देखिए 7th क्लास में क्या था? 7th क्लास में डिस्प्ले लेकर गए थे फ्रॉग टिश्यूज का। 8th क्लास में क्या लेकर गए थे? 8th क्लास में उन्होंने ये दिखाया था कि वायरल डिजीज की वजह से मोनार्च मर रही हैं बीटल्स की वजह से। 9th में उन्होंने क्या शो किया? अब 9th में वो जो मोनार्च थी उनके बारे में कि वो मोनार्च को वायसराय कॉपी करती हैं। 10th में क्या लेकर आई? ये हार्मोन के बारे में कि इनकी वजह से इनके ऊपर जो हार्मोन है उसको फीड करके ये फुल डेवलपमेंट होता है। नाउ एज अ हाई स्कूल जूनियर मतलब अब 11th क्लास में था ये, रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्च प्यूपा। यहाँ पर पहुंच गया ना लेबोरेटरी में, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो यहाँ और भी आगे एक्सपेरिमेंट करने, मोनार्च प्यूपा पर एक्सपेरिमेंट करने लग गया ये। दिस ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। इस बार फिर से अपने इसी प्रोजेक्ट को कि मैंने इस पर प्यूपा पर काम किया है, वो फिर से साइंस फेयर में गई, इंटरनेशनल साइंस फेयर में। इस बार फर्स्ट पोजीशन मिली और एक और चांस मिला इसी लेबोरेटरी में, आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का समर्स के दौरान में। इन हिज सीनियर ईयर मीन्स 12th क्लास में जब थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप और उन्होंने आगे लिया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग्स इन अ कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the golden spots। अब उन्होंने क्या प्रूव कर दिया उन्होंने वहाँ पर कि मोनार्च के विंग्स है ना, वो एक कल्चर में, ये भी एक डिवाइस है वहाँ पर, जब भी कोई आप बीमार होते हैं तो वो कल्चर टेस्ट होता है ना ब्लड का, उसमें ये दिखाया जाता है कि ब्लड में जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी वायरस है वो कितना डेवलप होता है। तो वहाँ ऐसे ही उसने भी मोनार्च विंग्स को कल्चर में डेवलप कराया। एंड श्योर, और क्या दिखाया जो सेल्स इसने डेवलप कराई थी कि जो सेल है वो डिवाइड होती है, मतलब ग्रो करती है, जब मल्टीप्लाई होती है ग्रो तभी तो बॉडी कंप्लीट होती है ना, तो वो सेल ग्रो डिवाइड करती है और डेवलप हो जाती है एक नॉर्मल बटरफ्लाई में। तो नॉर्मल बटरफ्लाई बन जाएगी विंग्स में, पूरा विंग बन जाएगा उस सेल से। स्केल्स, धारियां बन जाती है उस विंग पर। कब? सिर्फ तब जब वो उस हार्मोन को, जो गोल्डन स्पॉट थे ना उनके ऊपर हार्मोन है, उसको फीड करेंगी, उसको खाएंगी, तब वो स्केल बनते हैं, धारियां बनती है उसकी गोल्डन स्पॉट्स की। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और अंतर्राष्ट्रीय फेयर में जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस इनको मिला यहाँ पर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अब ग्रेजुएशन के दौरान में आगे की पढ़ाई होती है ना स्नातक, उस पढ़ाई में भी उन्होंने गर्मियाँ वहीं आर्मी लेबोरेटरी में स्पेंड की एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब अमेरिका के जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था उस लेबोरेटरी में उन्होंने और आर्मी लेबोरेटरी में वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हुए टाइम स्पेंड किया इन्होंने। देखिए इन्होंने थ्रू आउट हिज स्टूडेंट लाइफ अपना टाइम कोई वेस्ट नहीं किया है। उनका एक इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज और उन्हीं में आगे इंटरेस्ट उनका डेवलप होता चला गया और वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए।
क्योंकि उनके अंदर क्या थी, एक क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि अब क्या होना है, अब क्या होना है। तो यही ज़रूरी होता है कि आपको अगर कुछ बनना है तो आप एक चीज़ को पकड़े, उसी में स्पेशलाइज्ड आप काम करें, ताकि आप उसी में एक्सपेरिमेंट करते रहिए और उसी के स्पेशलाइज बन जाए, उसी के मास्टर बन जाए, तभी आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ ये मोरल आपको इस लेसन से मिल रही है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग समर, अगली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पर कॉलेज में कहाँ चले गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए, और वहाँ फ्रेशमैन मतलब पहले ही साल में इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। और एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर उन गोल्ड स्पोर्ट्स पे जो हार्मोन थे वहाँ पर और काम किया उसके ऊपर। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न, जो और ज़्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ पर। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब इंस्ट्रूमेंट का इनका यूज करके उसने क्या किया, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर को ढूंढ लिया, वो पहचान लिया। ईयर एंड हाफ लेटर, कुछ 1.5 साल के बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब जो उनकी थ्योरी उन्होंने दी थी ना, सेल लाइफ, हाउ सेल वर्क, इस थ्योरी के लिए उन्हें आइडिया मिला। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स। अब एक दिन वो केमिकल स्ट्रक्चर था जो हार्मोन का, उसके एक्सरे को देख रहे थे, फोटोज को। When he saw those photos, Ebright didn't shout. Ebright चिल्लाए नहीं, यूरेका, और इवन आई हैव गोट इट, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, अरे वाह मुझे मिल गया है। बट ही बिलीव्ड दैट along with his finding about insect hormone, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. जब वो एक्सरेज की फोटोज देख रहे थे ना, तो बायोलॉजी की एक सबसे बड़ी एक पजल मतलब पहेली का उन्हें यहाँ पर आंसर मिल गया उन फोटोज के द्वारा। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, जो सेल है वो डेवलप होती है तो डीएनए को रीड करती है, ये साइंस में आप पढ़ते हैं। तो ये उसने पता लगाया कि जो सेल है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करती है। मतलब होता है ना कि डीएनए कैच करते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं वो अपने एल्डर्स के जैसे होते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस, आपका क्वेश्चन ये होगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। सेल का न्यूक्लियस, अब जैसे ये सेल है तो बीच में इसका न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक, तो ये बता रहा है कि जो डीएनए का सेल्स है वो कैसे कंट्रोल करता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, जो अनुवंशिकता होती है। मतलब आगे अभी बताया था ना, जो बच्चे हैं वो बड़ों के जैसे कैसे दिखते हैं, बड़ों के फीचर्स, बड़ों के जो गुण हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बच्चों में आ जाते हैं। वो किसके द्वारा आते हैं, डीएनए के थ्रू। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये डीएनए ही डिटरमाइन करता है सेल के फंक्शन, सेल का काम, और उसकी फॉर्म, उसके रूप को, कैसा उसका रूप होगा। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस प्रकार से डीएनए क्या है, लाइफ की ब्लूप्रिंट है, लाइफ का बेस है डीएनए। Ebright and his college roommates James R. Wong worked all that night drawing pictures. अब उस पूरी रात इब्राइट ने और उसके जो कॉलेज में रूममेट थे ना, कौन, जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात काम किया ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। वो जो डीएनए का उन्होंने स्ट्रक्चर ढूंढा था ना, उसकी पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे मॉलिक्यूल्स का, ये दिखाने के लिए कि ये कैसे हुआ। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। अब ये पेपर ये नहीं है जो आप एग्जाम में पेपर देते हैं, वो प्रिंसिपल वाली बात है ना, थ्योरी, वो थ्योरी उन्होंने लिखी जिसमें वो पेपर मीन्स वो थ्योरी, वो जो एक्सप्लेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स लिखे जिसमें ये थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स। अब कोई उन्हें जानता नहीं था वहाँ यूनिवर्सिटी में इतना, तो रिचर्ड एब्राइट ने क्या, अपनी ग्रेजुएशन जो स्नातक था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की उन्होंने, हाईएस्ट ऑनर्स का मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स के साथ में, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, 1510 के स्टूडेंट्स की क्लास थी वो, इतने स्टूडेंट्स में उनको सेकंड पोजीशन मिली वहाँ। इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से और ग्रेजुएट करनी थी। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब जो ये थ्योरी थी ना इनकी, ये डीएनए वाली, सेल्स वाली, इस पर थ्योरी पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग गई यहाँ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी ठीक प्रूव हुई कि जो मैंने ढूंढा है वो ठीक है,
इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने क्या सोचा, ये बहुत बड़ा कदम होगा लाइफ की प्रोसेस को समझने में कि जीवन कैसे बनता है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। और अगर उन्हें ये डीएनए थ्योरी उनकी प्रूव हो जाती है तो उसके आगे क्या होगा, अगर ये सही प्रूव हो जाता है तो कई सारी बीमारियां, कैंसर या दूसरी वाली बीमारियां, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एक इंसान से उनके जो बच्चे हैं उनमें नहीं आ पाएंगी न्यू वंस में। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अब ये सब कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि उनके अंदर क्या थी, एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या हुआ, गोल्डन स्पॉट्स क्यों है, इसके अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर ये कैसे है, ये कैसे काम करता है। उस क्यूरियोसिटी की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया ये। His high school research into the purpose of the sports on a monarch paper eventually led him to his theory about cell life. अब जो हाई स्कूल में 10th क्लास में जो मोनार्च पेपर के लिए वो के ऊपर जो स्पोर्ट्स थे उनके ऊपर जो इसने रिसर्च की थी वो उन्हें कहाँ ले गई, उस थ्योरी की तरफ, सेल लाइफ की थ्योरी की तरफ ले गई। तो यहाँ पर उन्होंने सेल लाइफ के बारे में पता लगा लिया है। रिचर्ड एवराइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब देखो, जब बटरफ्लाइज जो वो 2nd क्लास तक उन्होंने 25 स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी, तभी से वो साइंस में इंटरेस्टेड रही हैं, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। तो उस टाइम पर इतने डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो बाकी अपने सारी रुचि, बाकी शौक छोड़ दे, बाकी हॉबीज छोड़ दे। इब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड a good canoeist and all around outdoors person। तो इसके अलावा साइंस इंटरेस्ट के अलावा और क्या थे, वो डिबेटर थे। डिबेटर क्या होते, जो आपस में डिबेट होती है ना, बहस वाद विवाद होते, तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने लगे, चैंपियन बन गए